आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी की न्यू एडवर्टाइजमेंट के बारे में। जी हां, एचपीएससी ने कुछ ही घंटे पहले एक पीजीटी के 3069 पदों पर और अलग अलग सब्जेक्ट यानी कि 31 सब्जेक्ट के 3069 पदों के लिए ये एडवर्टाइजमेंट जारी की है। और ये बहुत बड़ी एक गुड न्यूज है उन अभ्यर्थियों के लिए जो या तो पिछली भर्ती में रह गए थे, या जिनका फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ था, या जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, या फिर वो अभ्यर्थी जो लंबे समय से पीजीटी के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो एक बहुत बेहतरीन अवसर हरियाणा सरकार की तरफ से दिया गया है ताकि जो अभ्यर्थी मेहनत करते हैं वो अपनी एक सीट पीजीटी यानी कि पीजीटी बनने का अपना जो सपना है वो साकार कर सके। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ी अहम बातों के ऊपर चर्चा करेंगे कि जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी का कोड और कितने गुना बुलाया जाएगा, और क्या इसमें क्राइटेरिया रहेगा, फीस कितनी रहेगी, एग्जाम कैसे रहेगा, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, क्या फीस है। तो तमाम जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं हम सारी की सारी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार जो अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म भरे थे उसमें बहुत सारी गड़बड़ हो गई थी। कई तो ऐसे थे जो अपना कंफर्मेशन पेज नहीं लगा पाए थे और उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी गलती के कारण एचपीएससी फॉर्म रिजेक्ट कर देती है। तो 2 फॉर्म भर दिए थे या कोई गलती हो गई तो क्या करें, तो सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना ज्यादा समय लिए सीधा बात करते हैं मुद्दे की। तो आपकी ये पीजीटी के 3069 पदों पर 31 सब्जेक्ट्स की वैकेंसी जारी की गई है। इसकी जो पब्लिकेशन डेट है, जो इशू हुआ वो आज हुआ है 23 जुलाई को, और जो फॉर्म भरने का समय है वो आपका 25 जुलाई सुबह 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 14 अगस्त तक रहेगा। 25/7 से लेके 14/8/2024 तक। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली तो स्टार्टिंग में ही फॉर्म भरे, और फॉर्म आप तब भरना जब मैं अपना फॉर्म भर के आपको दिखा दूं कि फॉर्म ऐसे ऐसे भरा जाएगा, ताकि आप कोई गलती ना कर पाए। तो मैं जैसे फॉर्म 25 तारीख आएगी उस दिन अपना फॉर्म जो भर के मैं आपको वीडियो बना करके दिखा दूंगा। तो पहली बात ये ध्यान रखनी कि फॉर्म में कोई गलती ना हो। दूसरा, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पिछले दिनों की जो लास्ट डेट थी उनमें बाढ़ आ गई थी। कुरुक्षेत्र साइड, अंबाला साइड कैफे बंद हो गए थे और बच्चे अपना फॉर्म जमा नहीं करवा पाए थे, तो जिसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से मिस हो गई थी। बाद में वो कोर्ट भी गए थे, लास्ट डेट बढ़वाने के लिए भी गए थे, ना तो लास्ट डेट बढ़ी थी और ना ही उनके फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया था। यहां तक कि सिर्फ कंफर्मेशन पेज ना जमा करवाने के कारण ही फीस भी सबमिट हो गई थी, उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए थे और कोर्ट में भी उनको जो है रिलैक्सेशन नहीं मिला था इस बात का। तो फॉर्म बड़े ध्यान से आपने भरना है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो आपकी लास्ट डेट की बात कर ली, 14 अगस्त तक आपकी ये भर्ती जो है वो फॉर्म उसके रहेंगे। एक बात और बताना चाहूंगा कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो भी एलिजिबिलिटी मैं बताऊंगा, आपकी एलिजिबिलिटी 14/8/2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए। यदि तब तक आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं होती तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। यानी कि जो एलिजिबिलिटी बनती है वो 14/8 तक बनती है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 टाइप से होगा। रजिस्ट्रेशन जो आपने करना है, पहला फैमिली आईडी का जो आइडेंटिटी नंबर होता है, WNA वगैरह से स्टार्ट होते हैं जो, वो उसके बाद आपका आधार कार्ड से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो 3 टाइप से किसी भी टाइप से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देना। लेकिन ध्यान ये रखना, कई बार फैमिली आईडी में मिस्टेक होती है। बहुत ऐसे बच्चे जिनके नेम की स्पेलिंग, फादर नेम की स्पेलिंग गलत है और बाद में जाके उनके लिए परेशानी होती है, क्योंकि यदि आप फैमिली आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर वो फैमिली आईडी की डिटेल ऑटोमेटिक ही उठा लेगा, और यदि कोई स्पेलिंग एरर है तो बाद में एफिडेविट बनवाते फिर तो दिक्कत आती। तो जिसकी आईडी सही है वो इससे ही भर लेना, जिसकी आईडी में कोई एरर है वो आधार कार्ड या मोबाइल नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत अहम बात ये आपके लिए है। तो अब बात करते हैं यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है। यदि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने सीधा सीधा या तो sport-hpsc@haryana.government.in पर एक मेल डाल देना है, या फिर एक नंबर है इनका टेक्निकल हेल्पलाइन का, जो नंबर है 1800 1800 431,
यानी कि 1800 और 431 431 इनका नंबर है, उस पर आप फोन कर लेना, वहां पर टेक्निकल एक्सपर्ट जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से जिनके लिए वैकेंसी आई है, वो है आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, पंजाबी। टोटल वैकेंसी होगी 3069 और आप अलग अलग इनकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है वो आप एडवर्टाइजमेंट पे जाके चेक कर लेना। तो ये आपकी पोस्ट थी अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो अब बात करते हैं जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो मस्ट होनी ही चाहिए, वो क्या है? आपकी 10th जो है, 10वीं जो आपकी क्लास है वो विद हिंदी या संस्कृत, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर आप में इन पे भी नहीं है तो वो +2 में आपकी हिंदी हो या फिर आपके बैचलर में हो या मास्टर में हो, एक वन ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए आपका हिंदी, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि हिंदी आपका सब्जेक्ट नहीं है, जैसे सीबीएसई में होता तो वो नहीं भर सकते। हरियाणा में तो कॉमन है कि हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट जरूर होता है, तो हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एचटेट की। एचटेट बहुत जरूरी आपके लिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके बिना काम नहीं चलेगा। एचटेट आपका होना चाहिए और एचटेट की वैलिडिटी है 7 ईयर। तो आपकी जो एचटेट के सर्टिफिकेट के ऊपर डिस्पैच डेट होती है उससे 7 साल आप जोड़ लेना, नीचे जो लिखी होती है कि इस दिन से 7 साल तक, तो वो आपकी वैलिडिटी 14 अगस्त तक कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। और जिनकी निकल चुकी है एलिजिबिलिटी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो 7 साल की वैकेंसी इसमें आपकी एचटेट की होनी चाहिए। इसमें एचटेट भी लिखा हुआ है, ये स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था, अब ये नहीं चलता क्योंकि इसके 2012 से बंद हो गए थे, तो लाइफ टाइम ये नहीं था, तो अब इसको नहीं मानना जाता। वैसे एडवर्टाइजमेंट में पीछे भी दिया था और अब भी दिया था, और जिन्होंने एचटेट भर दिया था अब उनका कोर्ट के अंदर केस भी है, तो एचटेट ही आप मान के चले इसमें है। और एक है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है ये क्या है, इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आपकी जो मास्टर है उसमें आपके 50% होने चाहिए, पहली तो मस्ट कंडीशन ये है। और उसके साथ ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के 50% तो आपके मास्टर में होनी चाहिए। उसके बाद नीचे की जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी डिग्री है, चाहे वो 10th की है, +2 की है, बैचलर की है या फिर मास्टर भी उसमें शामिल है, तो किसी भी 3 डिग्री के अंदर आपके एवरेज 50% होने चाहिए। यानी 3 क्लास कोई भी ले लेना, चाहे वो 10वीं ले लेना, मास्टर ले लेना, बैचलर ले लेना या +2 बैचलर मास्टर ले लेना, कोई भी 3 क्लास, कोई भी 3 कोर्स आपको लेकर के एवरेज निकाल देना टोटल नंबर से, उनके नंबर जोड़ के जितने आपके आए हैं और टोटल नंबर, उसके बाद जो परसेंटेज आएगी उसको देख लेना। यदि 50% प्लस है आपके या 50% तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। 5% का रिलैक्सेशन भी मिलता है रिजर्व कैटेगरी को, ये भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। एक बड़ी मजेदार बात भी इसमें है कि जो कंप्यूटर साइंस वाले साथी कोई देख रहा है तो उसके लिए जो उनकी बैचलर है, बीटेक या फिर मास्टर या बीटेक, उसमें 55% होने चाहिए। और ये कोर्ट के अंदर केस है कि उनके बैचलर है या नहीं होनी चाहिए, तो 50% 5% की कंडीशन रख दी है बैचलर के लिए, लेकिन कंप्यूटर साइंस की भर्ती नहीं है। उसका कारण ये है कि कंप्यूटर साइंस की पिछली ही भर्ती का भी फाइनल नहीं हुआ, तो इस करके नहीं है वो। तो ये था आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो गया। अब बात करते हैं इसमें टेस्ट कितने होंगे। इसमें 2 टेस्ट होंगे आपका, एक है स्क्रीनिंग और एक है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जिसको आप सब्जेक्टिव कह लीजिए। जो पहला है सब्जेक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, वो 100 नंबर का आपका लिया जाता है, 100 ही क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें 1/4 0.05% इसको भी कह सकते हैं, तो ये होती है आपकी 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग। और यदि आप 10 कॉलम नहीं भरते, ध्यान रखना है, ABCD 4 कोई ऑप्शन आपने भरने हैं, और E यदि आप उस क्वेश्चन को नहीं भरते तो आपने E भरना है, यदि आप उस क्वेश्चन में छेड़खानी नहीं करना चाहते, अपना जवाब नहीं देना चाहते। यदि आप कोई 10 ऑप्शन नहीं भरते तो आपकी जो OMR है वो रिजेक्ट समझी जाएगी। बड़े ध्यान से आपने बात देखनी है कि यदि आप पूरे पेपर में सिर्फ 90 ही भर के आते, 10 खाली छोड़ आते, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं भरते, तो आपकी OMR रिजेक्ट मानी जाएगी। तो ये भी ध्यान आपने रखना है। 2 घंटे का ये पेपर होगा और टोटल मार्क्स जो है इसके वो 100 होंगे, और ऑल क्वेश्चंस आर इक्वल मार्क्स, सभी आपके 1-1 नंबर के होंगे। तो ये मैंने बता दिया आपको कि 10% जो 90 भर के 10 अगर खाली छोड़ दिए तो OMR रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि जो
कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इनका सिर्फ इंग्लिश मीडियम होगा, बाकी सबका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम होगा। और पंजाबी वगैरह होगी, उर्दू होगी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उनका उनके सब्जेक्ट्स में ही ये पेपर होगा। अब बात कर लेते हैं कितने गुना बुलाए जाएंगे। देखो इसमें ये लिखा हुआ है इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लेस और नियर बाय 4 टाइम्स, यदि 4 गुना भी कैंडिडेट नहीं है उसमें जी एडवर्टाइजमेंट पोस्ट में, तो उनका सीधा सब्जेक्टिव ले लिया जाएगा। यदि फॉर्म भरने वाले पोस्ट का 4 गुना नहीं है या कम है, 3 गुना है, तो उनका सीधा सब्जेक्टिव होगा, उनका स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं होगा। ये तो आगे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, वो आपके 4 गुना किए जाएंगे कैंडिडेट 4 टाइम्स द नंबर्स ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट इंक्लूडिंग ब्रैकेट कैंडिडेट। ब्रैकेट कैंडिडेट का मतलब होता है 4 से 5 गुना हो सकते हैं, 4.5 गुना हो सकते हैं, तो 4 गुना कैंडिडेट को ही आगे बुलाया जाएगा। लेकिन पिछली जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज है। उस एडवर्टाइजमेंट में जो पिछली थी यहीं पर लिखा था कि जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 4 गुना, वो कैटेगरी वाइज किए जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, यानी कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है। लेकिन इसमें इस लाइन में तो नहीं दिया, लेकिन आगे एक अलग से लाइन जरूर जोड़ी है इन्होंने, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें स्क्रीनिंग के जो नंबर है वो नहीं जोड़े जाएंगे, बिकॉज इट इज ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट। ये शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैटेगरी वाइज कैंडिडेट फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, क्योंकि इस पे केस हुआ था, इन्होंने कहा कैटेगरी वाइज शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, यानी कि यहां पर जो आपकी पोस्ट है उसका 4 गुना, और पोस्ट का 4 गुना कैसे, आपकी कैटेगरी की पोस्ट का 4 गुना ही आगे बुलाया जाएगा। यानी रिजर्वेशन का जो इस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जो रहेगा वो पिछली बार का जो रिजर्वेशन था उसके हिसाब से ही रहेगा। यानी कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है आपकी उनका 4 गुना बुलाया जाएगा, ये अलग से नीचे लिख रखा है। लेकिन थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाता तो ठीक था, लेकिन इसके पढ़ने से ऐसा ही एक निकल के सामने आ रहा है कि कैटेगरी वाइज जो आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट है उनका 4 गुना बुलाया जाएगा। लेकिन पिछली एडवर्टाइज में कैटेगरी वाइज पोस्ट का 4 गुना लिखा था, तो थोड़ा सा डाउट जरूर क्रिएट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पिछली बार का जो रिजर्वेशन था वही लागू आगे रहेगा। इसके बाद जब आपका ये 4 गुना कैंडिडेट को आगे बुलाया जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, तो उसमें जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा वो होगा आपका लिखने का पेपर, यानी कि सब्जेक्टिव। 15 क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे और 10 नंबर का एक क्वेश्चन उसमें रहेगा। और थोड़ा थिंकिंग बेस होगा, वो अंडरस्टैंडिंग बेस होगा। क्रिटिकल थिंकिंग की मैं बात करूं तो वो होगा, तो उसमें लिखने का पेपर होगा। सीट बहुत दी जाएंगी और उसमें आपने फिर अपने जो आंसर है वो लिखने हैं। 10 नंबर का एक होगा, उसको तोड़ तोड़ के भी दिया जा सकता है, 6 का 4 का, 6 का 8 का 2 का, ऐसे भी दिया जा सकता है। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा उसमें मैंने आपको बताया वो नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होगी, जबकि स्क्रीनिंग में नेगेटिव मार्किंग होगी, और वो पेपर लिया जाएगा। उसके बाद आपको 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा आपके इंटरव्यू के लिए। और ये जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा ये 150 नंबर का होगा, लेकिन इसको वेटेज देके 87.5 का कर दिया जाएगा, और 12.5 का आपका इंटरव्यू रहेगा। वो इस वॉइस को बोल लीजिए, इंटरव्यू आपका 12.5 का रहेगा। तो उसके बाद आपकी जो सिलेक्शन की लिस्ट है वो लगेगी। तो कुछ अहम बातें देख लेते हैं जो इसमें है। जो आपकी एज लिमिट की बात करें तो जो रिजर्व कैटेगरी है उनको छोड़ के बाकी की जितनी भी कैटेगरी है उनके लिए 42 एज है इसकी लास्ट एज, यानी कि आप यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी 42 ईयर तक 14/8 तक होनी चाहिए। उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 5-5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 का, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 का है, और डिसेबल जो पर्सन है उनके लिए भी 5 का है। वाइव्स ऑफ मिलिट्रीज पर्सन नल हु आर डिसेबल है उनके लिए 5 का है, विडो के लिए 5 का है, और जो डाइवोर्स है उनके लिए 5 का है, और अनमैरिड जो वुमेन है उनके लिए 5 का है। तो ऐसा रिलैक्सेशन दिया गया, और ये जो रिलैक्सेशन ये हरियाणा के ही जो नागरिक है उनको ही दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी फीस के बारे में। तो जो फीस आपके लिए रखी गई है वो जितने भी मेल है जनरल कैटेगरी के उनके लिए 1000 है, और 4 मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लास बिलोंग टू क्रीमी लेयर, जो क्रीमी लेयर में आते हैं चाहे वो BCA से है या BCB से है, बैकवर्ड क्लास से, या जर्नल के मेल जितने भी हैं उनके लिए जो फीस रखी गई वो 1000 है। और इसके अलावा जो फीमेल हैं, जितने भी फीमेल हैं या जो रिजर्व कैटेगरी से हैं क्रीमी लेयर में जो नहीं आते, नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए 250 फीस रखी गई है। और फॉर ऑल पर्सन विद डिसएबिलिटीज, जिसमें भी कोई डिसएबिलिटीज है, कैटेगरी है, कैंडिडेट है, वो उनके 40% से
ज्यादा जिनकी डिसेबिलिटीज बनती है उनके लिए कोई फीस इसमें नहीं रखी गई है। तो 1000 है जनरल कैटेगरी के मेल के लिए, और जो अदर है क्रीमी लेयर के उनके लिए, और जो फीमेल है या बैकवर्ड्स के जो है या एससी के हैं उनके लिए 250 फीस इसमें रखी गई है, और डिसेबल जो कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस नहीं रखी। तो ये कुछ बातें थी। पहली बात तो आप फॉर्म को बड़े ध्यान से भरिएगा। दूसरी बात, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बात बहुत अहम है आपके लिए, जब आप फॉर्म को अप्लाई करते तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा दीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में जाके फिर दिक्कत पड़ती है जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते, बाद में वो मांगते फिर आप कहते हैं मैं प्रोविजनली रिजेक्ट हो गया। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, डिग्री है, डीएमसी जो भी मांग रखा है वो अलग अलग जितनी भी मांग रखी है सारी आप अपलोड करना, प्रिंट में पीडीएफ बना करके वहां पे जो एचपीएससी के फॉर्म में मांगी जाएंगी। इसके साथ साथ जो भी अभी मैंने बातें बताई है, जैसे फॉर्म टाइम पे भरना, और जो आपका बीसी सर्टिफिकेट है उसके बारे में बता दूं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं, तो वो एडवर्टाइजमेंट डेट तक यानी कि नया जो अभी बना है उसको बनवा लीजिए, या तो अभी बनवा लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि नया सर्टिफिकेट वो मांगते हैं तो नया अभी का बनवा के आपने लगाना है, कभी 2 साल पीछे 3 साल पीछे का, वो सारा 3 दिन का प्रोसेस होता है, उसको आप बनवा लीजिएगा, और डोमिसाइल जो भी आपका है जब भी आपने बनवाया था वो लग जाएगा। लेकिन बीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट या कोई और सर्टिफिकेट है, एससी का तो पिछला ही चलता है, उसको बनवाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन खास करके बीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप अभी बनवा लीजिएगा। फीस को जमा करवाने के बाद जो कंफर्मेशन पेज होगा उसको याद करके आप सबमिट कीजिएगा, उसकी वीडियोग्राफी भी कर लीजिएगा, और रिकॉर्ड जो है वो अपने पास जरूर रखिएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है स्क्रीनिंग के अंदर। स्क्रीनिंग एक सिर्फ क्राइटेरिया है कि वो क्वालिफाई ही करना है, तो उसके बाद कट ऑफ जरूर जाती है उसकी, ऐसा नहीं कि क्वालिफाई 25% लेने से काम चल जाएगा, लेकिन उसकी कट ऑफ भी जाती है। तो अच्छा उसमें आपने करके आना, फिर आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। लगभग पूरी ये है कि फेयर ही भर्ती होती है, आप अपना दिल लगा के तैयारी कीजिएगा। और ये पेपर होगा या नहीं होगा, एस्टेट का जो इशू है कि उनको मौका मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, एक रात को वीडियो बनाएंगे, उसमें इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है। इसके बाद भी कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप आप नंबर ले लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से, वहां पे आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा, नहीं एचपीएससी तो आपके लिए मेन है ही हेल्प करने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद।